दिख रही है आपको? ठीक है, ये होती है क्रिसमस पुडिंग। ठीक है, एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा कट करके दिखाता हूँ तो ये कुछ ऐसा सा होता है। अब यहाँ पे आपको कुछ ब्लैक कलर की जो बेरीज हैं वो दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपको ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, या फिर ये ब्लैक कलर की बेरीज या फिर करंट्स हैं, नट्स हैं, ये होते हैं। ठीक है, तो इनको बोला जो थॉमसन है उन्होंने कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की तरह है। ठीक है, जो पूरी की पूरी पुडिंग है, इट इज लाइक अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑफ द एटम, यानी कि प्रोटॉन। ठीक है, जो पूरी की पूरी पुडिंग है वो प्रोटॉन है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो ये ब्लैक कलर के करंट्स हैं या फिर नट्स हैं या फिर बेरीज हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो मॉडल है वो समझाया। Okay, so the electrons in a sphere of positive charge were light currents, dry fruits in a sphere of एक minute, just wait. हाँ जी, spherical charge। ओके, मैं एक बार दोबारा से कर देता हूँ। हाँ जी, the electrons in a sphere of positive charge were like currents, dry fruits in a spherical Christmas pudding। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया था कि जो पूरी की पूरी पुडिंग है उसको उन्होंने कहा कि वो एक पॉजिटिव चार्ज से बनी हुई है या फिर प्रोटॉन से बनी हुई है। ठीक है, मतलब इस तरीके का उन्होंने जो प्रपोजल है वो दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ एक मॉडल था, तो वो इस तरीके से समझा रहे थे कि जो पूरी की पूरी पुडिंग है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन उसके बीच में जो करंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह है। We can also think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are studied in the positively charged sphere like the seed of the watermelon. सो यहाँ पे अगर हम जो क्रिसमस पुडिंग है उसकी अगर हम एग्जाम्पल नहीं लेते हैं तो दूसरी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वाटरमेलन की। वाटरमेलन में जो रेड पार्ट है, ठीक है, जो रेड एडिबल पार्ट होता है उसको हम मान लेते हैं कि वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, एंड जो वाटरमेलन के सीड्स होते हैं हम उसको मान लेते हैं कि वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक जो एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये किसने बताया? थॉमसन ने बताया। ओके, सो जे जे थॉमसन। ओके, J. J. Thomson, 1856 to 1940, a British physicist, was born in Cheetham Hill, a suburb of Manchester, on 18th December 1856. He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906 for his work on the discovery of electrons. सो जे जे थॉमसन जो हैं उनका बर्थ 1856 में हुआ था, ही डाइड इन 1940। वो एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे। वो मैनचेस्टर के एक सबर्ब में उनका जो जन्म है वो हुआ था 18 दिसंबर 1856 में, एंड उनको नोबेल प्राइज जो है वो 1906 में मिला था, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की थी। He directed the Cavendish Lab at the Cambridge for 35 years, and 7 of his research assistants subsequently won Nobel Prizes. सो 35 ईयर्स तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो कैवेंडिश लैब है उसके वो डायरेक्टर रहे थे, एंड 7 ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट्स, ठीक है, जो उनके असिस्टेंट्स थे, तो रिसर्च के टाइम पे जो उनके 7 असिस्टेंट्स थे उनको भी नोबेल प्राइज मिला था। अब जो थॉमसन है उन्होंने अपने मॉडल में कहा क्या था? थॉमसन proposed that an atom consists of a positively charged sphere and electrons are embedded in it.
यहाँ पे जो थॉमसन है उन्होंने कहा कि एक एटम जो होता है उसमें पॉजिटिवली जो एक एटम होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जड़े हुए होते हैं। The negative and positive charges are equal in magnitude, so the atoms as a whole is electrically neutral. उन्होंने कहा कि जो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस है उनकी जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो उनकी वैल्यू है वो इक्वल होती है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। वाटरमेलन में चाहे हमें जो व्हाट वी से दैट जो रेड एडिबल पार्ट है चाहे वो हमें ज्यादा दिखता होगा और हमें सीड्स कम दिखाई देते होंगे, लेकिन जो थॉमसन है उनका कहना ये था कि अगर हम होलली देखें, अगर हम इनकी वैल्यूज को मैच करेंगे, सो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो हैं उनकी इक्वल वैल्यूज होती हैं। प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, तो यानी कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। मतलब कि एक एटम जो है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। सो क्लियर है आप लोगों को ये? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the result of the experiment carried out by other scientists could not be explained by this model, as we will see below. अब थॉमसन का जो ये वाला मॉडल है उसने ये जरूर प्रूव कर दिया था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स थे जो कि बाकी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उन्होंने भी किए, वो इस मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। यानी कि जो थॉमसन है उन्होंने तो बता दिया कि जो एटम्स है वो इस तरीके से होते हैं, उनके अंदर प्रोटॉन्स इस तरीके से हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हैं, लेकिन जब बाकी साइंटिस्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट वेज से करने की कोशिश की, तो जो साइंटिस्ट हैं वो थॉमसन के का जो मॉडल है उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, ठीक है, और वही चीज हम नीचे भी पढ़ेंगे। सो आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट्स में मैंने भी आपको जितना पढ़ाया वो आप पढ़ लो, ठीक है, एंड कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, ठीक है। डू इट नाउ। हाँ जी, डन। ओके फाइन, चलिए ठीक है, देन आगे स्टार्ट करते हैं।
चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 4.2.2 रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. अर्नेस्ट Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. अब जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है वो इंटरेस्टेड थे जानने में कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट खुद करने का सोचा. ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो उन्होंने थिन गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड कराए. ठीक है, थ्रो कराए. ओके, और फिर उन्होंने देखा कि देखते हैं कि जो ये प्रोटॉन्स हैं या फिर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये किस तरीके से अरेंज होते हैं एक एटम के अंदर. तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने गोल्ड फॉइल को सेलेक्ट क्यों किया. He selected a gold foil because he wanted as thin as sorry as thin a layer as possible. This gold foil was about 1,000 atom thick. So gold foil इन्होंने इसलिए यूज किया क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि जो गोल्ड होता है वो डक्टाइल और मेलिएबल होता है, पता है आप लोगों को. ठीक है, तो देन इसकी वजह से ही उन्होंने जो गोल्ड फॉइल है उसको यूज किया था. ठीक है, ताकि जितनी पतली लेयर हो सके उतनी पतली लेयर रहे. ठीक है, और ये जो गोल्ड फॉइल था ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1,000 एटम्स थिक बनाया था. Alpha particles are doubly charged helium ions since they have a mass of 4 units. The fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. एंड देन उसके बाद जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं. डबली चार्ज का मतलब क्या होता है कि इनमें दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, और अगर हम बात करते हैं हमारे एटम की, जब हम बात कर रहे हैं तो उसका सिर्फ 1 यूनिट है. ठीक है, और हम उसके अंदर थ्रो कर रहे हैं 4 यूनिट्स. ठीक है, अब आप सोच के देखो कि आपकी एक जो शीट है वो 1 शीट थिक है और आपने जो बॉल बनाई है वो आपने 4 शीट थिक बनाई है. ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर आपने 4 शीट थिक जो बॉल है उसको अगर आपने 1 शीट थिक जो शीट है अगर उससे आपने पास कराना होगा तो वो आप इजीली करा लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी उसमें, है ना. अगर आपकी जो शीट है वो 1 थिक की है, सॉरी आपकी जो शीट है उसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ 1 शीट की है एंड जो बॉल है वो 4 शीट्स थिक है. ठीक है, तो अगर आपको जो बॉल है वो शीट से पास करानी होगी तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि जो आपकी बॉल है उसकी थिकनेस तो 4 शीट्स की है. ओके, सो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स लिए वो डबली चार्ज हीलियम आयन के लिए, और जो हीलियम आयन होता है वो 4 यूनिट का होता है. ठीक है, सो हमने क्या किया कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को इसलिए चूज किया क्योंकि उसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. देन इसके बाद it was expected that alpha particle would be deflected by some subatomic particles in the gold atom. Since the alpha particles were much heavier than the protons, it did not expect to see large deflections. अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट होंगे. ठीक है, डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि वो सीधे रास्ते ना जाके वो सीधे रास्ते ना जाके किसी चीज के साथ टकरा जाएंगे और थोड़े से उनका जो रास्ता है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा. ठीक है, तो इतना एक्सपेक्ट किया था. और ऐसा एक्सपेक्ट क्यों किया गया था, सिंस द अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन द प्रोटॉन he did not expect to see large deflection. ऐसा इसलिए क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो प्रोटॉन के पार्टिकल से बहुत ज्यादा हैवी थे. ठीक है, तो उन्होंने सोचा था कि जो लार्ज डिफ्लेक्शंस है वो तो नहीं हो पाएंगे. ठीक है, छोटा मोटा जो डिफ्लेक्शन है वो हो जाएगा लेकिन लार्ज डिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगी. सो अब हुआ क्या, ये देखो कुछ इस तरीके से हुआ.
ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको लाइंस दिख रही है ना, ये लाइंस है अल्फा पार्टिकल्स, और ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ये है गोल्ड पार्टिकल्स। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल की जो रेज है वो थ्रो की। ठीक है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी जो लाइंस है, यानी कि बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल्स है वो तो सीधे ही चले गए। ठीक है, लेकिन कुछ जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं उनमें किसी तरीके की डिफ्लेक्शन हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं ये वाला। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं ये वाली लाइन को। ठीक है, तो देखो इसकी डिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, यहां तक तो सीधी गई, देन इसके बाद थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, है ना। ठीक है, सो ये थोड़ी सी टेढ़ी हुई। फिर बात करते हैं हम, अगर थोड़ी सी और टेढ़ी कौन सी हुई है, देखो ये तो बहुत ही टेढ़ी होगी, यहां से जा रहे थे और फिर इस तरीके से गई, है ना, काफी ज्यादा टेढ़ी होगी। फिर ये वाली जो है ये भी काफी ज्यादा टेढ़ी हो गई, है ना। फिर ये वाली देखो, ये वाली जा रही है इधर को, ये इधर को जा रही है और फिर इसी तरीके से वापस आ गई, है ना, यानी कि डिफ्लेक्शन बहुत ही ज्यादा होगी। और ये देखो इसकी डिफ्लेक्शन तो सबसे ज्यादा है, 180 डिग्रीज में ही वापस आ गई, जैसे गई थी वैसे ही वापस भी आ गई। ठीक है, सो एक्सपेक्ट क्या किया था रदरफोर्ड है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो डिफ्लेक्शन है वो तो थोड़ी सी होगी। ठीक है, लेकिन डिफ्लेक्शन जो है वो तो बहुत ज्यादा होगी। ओके, सो अब इसका मतलब क्या था। वेट अ मिनट। ओके, या चलिए, सो अब हमने सोचा कुछ और था लेकिन निकल कुछ और आया। बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उम्मीद कुछ और लगाई थी, एक्सपेक्टेड कुछ और किया था, लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट आया वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड। अब कुछ इस तरीके की जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें मिली। सबसे पहले तो क्या मिला, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्टेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। सबसे पहला जो रिजल्ट है वो हमें ये मिला कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट पास कर गए। ये देखो आप देखोगे तो बहुत सारी लाइंस हैं जहाँ पे कि ये स्ट्रेट ही चलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊंगा तो ये स्ट्रेट चली गई, ये स्ट्रेट चली गई, ये ठीक है, ये सारी की सारी स्ट्रेट चली गई। ठीक है जी, ओके। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में क्या है, ओके, नेक्स्ट में लिखा है, चलिए नेक्स्ट में लिखा है सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनको डिफ्लेक्ट किया गया लेकिन स्मॉल एंगल्स में। ठीक है, अब अगर हम स्मॉल एंगल्स की बात करते हैं, कौन सा है जो स्मॉल एंगल में गया, सबसे पहले तो ये, ठीक है, ये स्मॉल एंगल में चला गया। एक, ये स्मॉल एंगल में चला गया। ठीक है, देन इसके बाद इसको भी हम स्मॉल ही बोलेंगे, बहुत ज़्यादा एंगल की डेविएशन नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, इधर भी बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, और जो ये वाला है, ये वाला, ये तो 180 डिग्री से ही वापस आ गया, है ना।
सो इसकी जो डिफ्लेक्शन है ये तो बहुत ही ज्यादा होगी, ये तो मतलब बाउंस बैक कर दिया इसने, ठीक है। सो इस पे क्या बोला रदरफोर्ड ने? Okay, and surprisingly, one out of every 12,000 particles appeared to rebound. 12,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल जो है वो ऐसा होता था जो कि 180 डिग्री से रीबाउंस कर जाता था, ठीक है, बिल्कुल वापस हो जाता था। So, in the words of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. उन्होंने कहा इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने 15 इंच का एक शेल, ठीक है, 15 इंच समझते हैं आप कितना होता है? 15 इंचेस का मतलब होता है आप लोगों के 3 हैंड्स लगा लो, ठीक है, जैसे ये 1 हैंड है, ठीक है, फिर ये 3 हैंड है, सॉरी ये 2 हैंड है, ठीक है, इसी तरीके से एक और ऊपर जो हैंड है वो आप लगा लो अपना, ठीक है। सो 15 इंचेस उतना होता है कि 15 इंच की जो बॉल है, शेल जो है, शेल, ठीक है, शेल का मतलब क्या होता है, जैसे हम तोप कहते हैं ना, ठीक है, तो तोप के अंदर से जो शेल निकलती है, ठीक है, वो कि 15 इंच का जो एक गोला है वो हमने एक जो टिश्यू पेपर है उसके साथ हिट कराया और जो वो शेल है वो आप ही को आगे हिट कर गया। तो उन्होंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तो कुछ इस तरीके का निकल के आया, विच वॉज क्वाइट अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, एंड इट वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेबल ऑल्सो, ठीक है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, और इस चीज को एक्सेप्ट कर पाना भी मुश्किल था क्योंकि जो थॉमसन है उन्होंने कहा था कि जो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह फैला हुआ है। तो आप सोचो कि अगर हमने अल्फा पार्टिकल यानी कि अगर हमने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ ही गिरे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो पास कर गए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर जो जगह है वहां पे अल्फा पार्टिकल सॉरी वहां पे जो प्रोटॉन्स है वो तो थे ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो था ही नहीं। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो पॉजिटिव को रिपेल कर देता, बट रिपल्शन तो हुई नहीं, वो सीधा ही चले गए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ज्यादातर जो एरिया होता है जो एक एटम होता है उसके अंदर वो खाली होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है जो डिफ्लेक्शन हुई है, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में लिखा है some of the alpha particles were deflected by the foil by small angle, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जिनको कि डिफ्लेक्ट किया गया था, दैट मीन्स कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो बहुत थोड़ी जगह है, ठीक है, बहुत थोड़ी जगह अल्फा पार्टिकल्स है। देखो आप लोग रिस्पॉन्ड करोगे मेरे लिए भी सही रहेगा, मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कि शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लिखा है सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर्ड टू बी रीबाउंड, और 12,000 में से एक जो है वो तो बिल्कुल ही बाउंस बैक कर रहा था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो आपको बाद में बताएंगे, पहले मैंने आपको ऊपर वाले का मतलब बता दिया। फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि ज्यादातर जो एटम होता है वो खाली होता है, एम्प्टी स्पेस होते हैं उसमें ज्यादातर में, ठीक है। जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अगर अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये आता है कि जो प्रोटॉन्स हैं वो एक पूरे के पूरी शीट में जो कि एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है, या फिर एक पूरे के पूरे एटम में बहुत ही कम जगह में होते हैं, ठीक है, इसीलिए जो डिफ्लेक्शन है वो वो कुछ अल्फा पार्टिकल्स में थोड़े से एंगल के लिए, ठीक है। लेकिन थर्ड वाले का मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है, आगे आने वाले जो हमारा पैराग्राफ है उसमें बताऊंगा। तो उससे पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं रदरफोर्ड के बारे में। E. Rutherford, 1871 to 1963, was born at a spring grove on 30th August 1871
He was known as the father of nuclear physics. He is famous for his work on radioactivity and the discovery of nucleus of an atom. With the gold foil experiment, he got the Nobel Prize in chemistry in 1908. रदरफोर्ड का जो बर्थ है वो स्प्रिंग ग्रूव में 30 अगस्त 1871 में हुआ था। उन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। उनका जो रेडियो एक्टिविटी का काम है वो बहुत ज्यादा फेमस था और सबसे ज्यादा फेमस है उनकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो कि उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से की। ठीक है, एंड ये जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है ये आपको अभी अभी पढ़ाया गया। इससे पहले हम लोग न्यूक्लियस के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें न्यूक्लियस के बारे में पता चला एंड इसीलिए फिर उनको 1908 में नोबेल प्राइज भी मिला केमिस्ट्री में। ठीक है जी। So then इसके बाद let us think of an activity in an open field to understand the implications of this experiment. Let a child stand in front of a wall with his eyes closed. Let him throw stones at the wall from a distance. अब इसी चीज को समझने के लिए जो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट है वो समझने के लिए हम आसान भाषा में थोड़ा समझते हैं। आसान भाषा उसमें हम क्या समझ रहे हैं, एक चाइल्ड है, ठीक है, और वो एक दीवार के सामने खड़ा है, ठीक है, और उसने अपनी आईज को बंद कर दिया और लेट हिम थ्रो स्टोन्स एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस। और उसने क्या किया, उसने वॉल की तरफ स्टोन्स को गिरना स्टार्ट किया। देन इसके बाद Hear a sound, each stone strikes the wall. और फिर वो क्या करता है, जब वो स्टोन को वॉल पे गिर रहा है तो वो हर एक स्टोन की स्ट्राइक की आवाज सुन रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे ही जो स्टोन है वो किसी दीवार पे जाके बजता है तो उसमें से आवाज आती है, तो ये जो बच्चा है ये उस चीज को सुन रहा है। If he repeats this 10 times, he will hear the sound 10 times. अगर वो 10 बार पत्थर गिरेगा दीवार पे तो 10 बार उसको आवाज आएगी। But if a blindfolded child were to throw stones at a barbed wire fence, most of the stones would not be hit by the fencing and no sound would be heard. लेकिन अगर एक ब्लाइंड फोल्डेड बच्चा हो, ठीक है, यानी कि एक ऐसा बच्चा हो जिसकी आंखों पे हमने पट्टी बांध दी हो और उसे हम कहें कि आपने बार्ब्ड वायर फेंस में स्टोन्स को थ्रो करना है। आप लोगों को बार्ब्ड वायर फेंस पता है क्या होता है? ठीक है, अनुषा को पता है, रिया को नहीं पता, तो मैं एक बार दिखा देता हूं कि बार्ब्ड वायर फेंस क्या होता है। हाँ जी, so रिया, इसको कहते हैं बार्ब्ड वायर फेंस। ठीक है, जो आपको ये ऊपर दिख रहा है ना, सर्कल सर्कल, ठीक है, इसको बोलते हैं बार्ब्ड वायर। जो नीचे वाला दिख रहा है वो नहीं, जो ऊपर वाला दिख रहा है वो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बार्ब्ड वायर फेंस। ओके, चलिए इससे आगे का मैं आपको कराता हूं, बट अभी हमारा जो टाइम है वो फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूं, आपने साथ ही साथ लॉग इन करना है सेम आईडी पे। ठीक है, सो मैं अभी इसको एंड कर रहा हूं, आप इसको फिर रीजॉइन कर लो।